स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। हमने लास्ट क्लास में एक हीटिंग इफेक्ट का एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये आपको कम समझ में आएगा। हालांकि हम वो फॉर्मूले फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I² RT, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हीट, अच्छा इस रूल को क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल का ऊष्मीय नियम। अब यहाँ पे इससे डेराइव होके और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। एक फॉर्मूला था VIT और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है V²/R × T। ये तीनों ही हीट के फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे आप और समझ सकते हैं कि हमने बोला था कि हीट हो या फिर वर्क हो या फिर एनर्जी हो, ये तीनों एक ही क्वांटिटी है और इन सभी का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब पावर के भी तीन फॉर्मूले हमने पढ़े। बेसिक फॉर्मूला है पावर का एनर्जी अपॉन टाइम। अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी हो सकती है, तो इस एनर्जी में आप वर्क भी रख सकते हो, यानी कार्य भी रख सकते हो और ऊष्मा भी रख सकते हो। आप वर्क, कार्य या ऊष्मा तीनों कुछ भी रख सकते हैं, ऊर्जा भी रख सकते हैं। अब यहां से ऊर्जा या फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, पावर इंटू टाइम, यानी कि शक्ति गुणा समय। तो आप ये छोटे छोटे फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा और बाकी आपने तो डिस्कस किया है। चलिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने इस बार आप लोग के कंफर्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन लिखा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है वो किन कारकों पर निर्भर नहीं करता। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था क्वेश्चन, है आसान। तो पहला ऑप्शन है करंट, रेजिस्टेंस, टाइम, वोल्टेज, नन। विद्युत धारा, प्रतिरोध, समय, विभवांतर। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो देखो स्टूडेंट, यहां से याद रखना, आपको फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला भाई, हीट का ये बेसिक फॉर्मूला है जूल का नियम से। यहाँ हीट के फॉर्मूले में कौन आ रहा है, आई कौन है, विद्युत धारा, आर कौन है, प्रतिरोध, और टी कौन है, समय। तो यहाँ पे करंट, विद्युत धारा भी आ रहा है, प्रतिरोध भी आ रहा है, समय भी आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है इनमें से, तो इनमें से यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल इस फॉर्मूले में नहीं है। आप इन फॉर्मूले को मत देखिए, बेसिक फॉर्मूला ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल के ऊष्मीय नियम से। तो तीनों फैक्टर आ रहे हैं, सिर्फ कौन सा नहीं आ रहा है, वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस पर निर्भर नहीं करता, तो आप कहेंगे विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से लिखे गए ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को ना हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और अच्छे से समझिए सही ढंग से। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पर एक इलेक्ट्रिक हीटर कार्य कर रहा है। आप पढ़िए यहाँ पे, 220 वोल्ट पर चलने वाला इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है। कितने मिनट में, 5 मिनट में। यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाता है तो उतनी ही मात्रा का पानी कितनी देर में उबलेगा। क्या चेंजेस है इस क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। अब हीटर चेंज नहीं कर रहे हैं, वहां कितने पानी को उबाल रहा है, 5 लीटर पानी को, ठीक है। यहां पे कितने मिनट में उबालता है, 5 मिनट में। और उस वक्त वोल्टेज या विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट। तो अब क्या कह रहा है, अब विभवांतर को कम कर लो, 110 वोल्ट पर चला दो। किसको, हीटर को। तो क्या होगा, पानी की मात्रा भी वही रही, ठीक है। वोल्टेज को आपने या विभवांतर को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब कितना उबालना है, कितना गर्म करना है उसको, तो यहां पे बोलता है उतनी ही मात्रा का पानी की मात्रा भी सेम है, कितनी देर में उबलेगा, मतलब उबालना भी उतना ही है। तो क्या होता है, एक बेसिक कंसेप्ट आप समझना कि जो पानी अधिक विभवांतर पर, हाई पोटेंशियल पर, यानी 220 पर, अगर जितना हीट या ऊष्मा की मात्रा हम दे रहे हैं उसको 5 मिनट में,
उतना ही तो हमें चाहिए होगा ना वापस। देखो विभवांतर आपने कम कर दिया तो समय ज्यादा लगेगा, है ना, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उबालना उतना ही है, उसी तापमान पे उतना ही कैपेसिटी यानी उतनी ही मात्रा का पानी उबालना है। तो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, यहां पे समझिएगा, आप लोग हीट का एक फॉर्मूला स्टडी किए होंगे इससे पहले। हीट होता है V²/R × T, ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो दोनों ही केस में, यहां दो केस था, केस 1 में पानी उबाल रहे हैं किस पे, 220 वोल्ट के विभवांतर पे, केस 2 पे हम पानी उबाल रहे हैं 110 वोल्ट के विभवांतर पे। समय इसमें लग रहा है, यानी यहां टाइम की बात करें तो यहां टाइम लग रहा है 5 मिनट, और यहां का टाइम जो है हमें नहीं मालूम है, तो सपोज हमें तो यही निकालना है, देखिए, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं हीटर का, तो हीटर का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, तो हीटर का प्रतिरोध जो रहेगा वो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने हीटर तो नहीं बदल दिया है ना। यहां पे आप समझेंगे दोनों ही केस में क्या चीज सेम रखना पड़ेगा, ऊष्मा या हीट की मात्रा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केस 1 में ऊष्मा की मात्रा निकालते हैं केस 1 में। तो केस 1 में ऊष्मा की मात्रा को क्या लिख दें, H1। H1 इज इक्वल टू विभवांतर केस 1 का क्या होगा, 220, तो इसको लिखा 220 का स्क्वायर अपॉन ये R रेजिस्टेंस तो हीटर का सेम है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 5 मिनट। आपको ध्यान रखना है टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, लेकिन हम यहाँ मिनट में लिख रहे हैं, तो मिनट को ध्यान रखें। अब यहाँ पे केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में जो हीट की मात्रा होगी H2, यहाँ विभवांतर चेंज हो गया 110 का स्क्वायर अपॉन R तो वही रहा, और टाइम हमें यहाँ पे नहीं मालूम है, तो टाइम को हमने क्या लिख दिया, T। अब दोनों ही केस से क्या होगा, यहां पे हीट की मात्रा तो बराबर ही चाहिए होगी। इसका मतलब क्या है कि पानी को तो उतने ही तापमान पे और उतने ही पानी को उबालना है, तो हीट यानी ऊष्मा तो उतना ही देना पड़ेगा दोनों केस में। तो हमें यह मान के चलना है क्वेश्चन के हिसाब से H1 बराबर H2, ऊष्मा की मात्रा पहले केस में और ऊष्मा की मात्रा दूसरे केस में क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 220 का स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं 5/R, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 110 का स्क्वायर इंटू T/R, क्या कैंसिल हो रहा है, R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 220 इंटू 220 इंटू 5, यहाँ आएगा 110 गुणित T। 110 से कितने बार में कटा, ये 2 बार में, 110 से ये कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ टाइम बचा, तो टाइम बराबर कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 दूनी 20, और आपने यहाँ पे मिनट में रखा था, इसलिए यहाँ पे भी टाइम किस में आएगा, 20 मिनट। तो क्वेश्चन का आंसर है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही है। 20 मिनट में पानी गर्म होगा यदि आपने पोटेंशियल को क्या कर दिया, 220 की जगह आधा करके 110 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। व्हेन n रेजिस्टेंसेस, यहां पे थर्ड न्यूमेरिकल जो है, व्हेन n रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x, व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज। हमको क्या निकालना है, यदि n प्रतिरोध है, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने हैं, n प्रतिरोध है, जिनको यदि समानांतर क्रम में जोड़ दिए तो उनका परिणामी, जिसको आप लोग बोलते थे समतुल्य, टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना होगा प्रतिरोध, ये आपको बताना है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसमें प्रीवियस नॉलेज लगेगा, यानी आपने जो पहले पढ़ा होगा वो जरूरी है, तो पुराने लेक्चर्स देखिए। यहां पे समझो स्टूडेंट, मान लीजिए हमने क्या किया, ये रजिस्टर की वैल्यू 1 की कितनी है यहाँ पे, स्मॉल r, ठीक है। ऐसे करके कितने, दूसरा रजिस्टर इसका भी वैल्यू क्या है, स्मॉल r, तीसरा रजिस्टर क्या है, स्मॉल r, ऐसा करके कितने रजिस्टर को, तो स्मॉल r के n रजिस्टर को किस में जोड़ दिए, यहाँ पे पैरेलल या पे समानांतर क्रम में जोड़ दिए।
तो इनका प्रतिरोध क्या होगा, तो ये होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/r इक्विवेलेंट, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, P मतलब पैरेलल, क्या होगा, यहां होगा 1/r, लेकिन r कैसा r, स्मॉल r, फिर 1/r, ऐसा करके हमने कितने प्रतिरोधों को जोड़ा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, r टाइम्स, नहीं सॉरी, कितने प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है, तो यहां कितने बार जोड़ना पड़ेगा आपको, n टाइम्स, तो यहां पे क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल का, यानी समतुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम का, यहां आएगा, कितने बार जोड़ रहे हो, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, n/r, अरे 1/r 2 बार जोड़ोगे तो 2/r, 3 बार जोड़ोगे तो 3/r, तो n बार जोड़ोगे तो n/r। अब यहां पे इसका व्युत्क्रम ले लो, रेसिप्रोकल, r इक्विवेलेंट पैरेलल का समानांतर का क्या आ जाएगा, r/n, और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये बोला हुआ है कि समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका रिजल्टेंट या परिणामी कितना है, x है, तो ये कितनी वैल्यू दी है इसकी, x, तो यहां क्या आ जाएगा, r/n, ठीक है, ये n है, r है, x है, तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जाके गुणा हो जाएगा, तो स्मॉल r बराबर n इंटू x, ये ध्यान रहे आपको, यहां से एक रिजल्ट मिला। अब क्या कह रहा है कि यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें, सीरीज में, तो क्या होगा देखिए, सीरीज में जोड़ना है, r प्रतिरोध तो आ रही है, r, अब सीरीज में जोड़ रहे हैं r, ऐसे कितने टाइम्स जोड़ेंगे, n टाइम्स n बार, तो क्या होगा, r इक्विवेलेंट किसका, सीरीज का, s से प्रदर्शित कर रहा हूं, क्या होगा, r प्लस r, ये हो जाएगा nr, क्या हो जाएगा, nr। अब क्या होगा, r इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध सीरीज का निकालना है, n को n लिखा, यहां r की वैल्यू कितनी आई है, रेजिस्टेंस की, तो ये आई है n इंटू एक्स, अब ये इंटू होके क्या हो जाएगा, n² इंटू एक्स, तो सीरीज में या श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है, n² इंटू एक्स, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन लिख के, जिससे समय बचेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ हाउस वायरिंग सप्लाइड 220 volt supply line is protected by a 9 ampere fuse. The number of 60 watt bulb in parallel that can be turned on at a time is, ध्यान से समझिएगा, एक घर की विद्युतीय लाइन को 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। ये तो आपको प्रीवियस नॉलेज से पता चल जाएगा कि हाउस होल्ड सर्किट में 220 से 230, लेकिन हम लिखते हैं थ्योरेटिकली 220, तो 220 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो ये तो बार बार क्वेश्चन में अगर हाउस होल्ड अप्लायंस का आएगा या हाउस होल्ड सर्किट का या घर के लिए आएगा तो ये तो यही डेटा रहता है मेनली। अब क्या बोलता है, उसमें फ्यूज कितने एम्पियर का लगाया, 9 एम्पियर का, ठीक है यार, ये बड़ा समझने वाला बात है। फ्यूज 9 एम्पियर का लगाने का मतलब ये है कि उस विद्युत परिपथ में से अधिकतम करंट कितना जा सकता है, 9 एम्पियर का। यदि उससे 9 से ऊपर का करंट या विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो फ्यूज जो है वो जल जाएगा और सर्किट हो जाएगा या विद्युत परिपथ ओपन हो जाएगा, खुला हो जाएगा, विद्युत धारा वहां अब प्रवाहित नहीं होगी। तो ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम करंट कितना ले सकते हैं, तो वो 9 एम्पियर। एक क्वेश्चन में आया था, एक बार मैंने कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन में देखा था कि यदि एक फ्यूज है उसका रेटिंग 20 एम्पियर है तो उसमें से विद्युत धारा कितनी प्रवाहित की जा सकती है। कुछ 4 ऑप्शन थे, तो आप मैक्सिमम वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 20 से कम लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 20 और 20 से कम अलाउड है, ठीक है। अब यहां समझेंगे कि भाई 60 वॉट का बल्ब है, तो अब एक काम करते हैं, अब बल्ब कितने हैं ये नहीं मालूम, ये एक बल्ब हो गया, ऐसा दूसरा बल्ब भी लगा है, ऐसा तीसरा बल्ब भी लगा है, ऐसे बहुत सारे बल्ब, ठीक है, किसमें जुड़े हैं, पैरेलल या समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब आपको मालूम है, मैं यहाँ पे ऐसे ही ऐसे n नंबर ऑफ बल्ब होंगे यहाँ पे। मैंने सभी को कैसे कनेक्टेड करना चाहा है,
पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और यहाँ से हम इसको सोर्स दे रहे हैं कितना, या स्रोत कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट। ये बल्ब का शक्ति कितना है 60 वॉट ईच, सभी का 60 वॉट है। अब यहाँ से करंट जो निकलेगा ये I करंट जाएगा, और भाई अगर ये बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, बल्ब 3 है, ऐसे बल्ब N है, N बल्ब होंगे, नहीं पता है कितने, निकालना वही तो है। अब जो करंट बटेगा वो कैसा, I1, I2, I3, I4, I5 और ऐसा क्या आ जाएगा IN। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्यों करंट बट रहा है, क्योंकि समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सभी 60 वॉट के हैं, तो करंट सेम लेंगे, ये हमें मानना भी है और होता भी है थ्योरेटिकली। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं I मैक्सिमम, अधिकतम करंट, ठीक है। I मैक्सिमम जो है वो कितना है, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर है, ठीक है। अब 9 एम्पियर को हमने यहां पे लिखा, ये अधिकतम है जो इसमें नहीं, जो यहां से प्रवाहित हो सकता है, 9 एम्पियर। अब एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं आई अप्लायंस या आई बल्ब निकालते हैं। बल्ब, एक बल्ब में कितना, तो आपको एक फॉर्मूला पता है ना पावर का, क्या फॉर्मूला है पावर का, तो यहां फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा P इज इक्वल टू VI। यहां पे फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको बल्ब का निकालना है, ठीक है। सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है, और पैरेलल में सबका, इसका भी होगा 220 वोल्ट, इसका भी होगा 220 वोल्ट, इसका भी 200, सब 220 पे। तो यहां पे I क्या निकलेगा बल्ब का, P अपॉन V। तो I जो होगा बल्ब का वो आएगा 60 वॉट बटे 220, कैंसिल करोगे आएगा 3/11 एम्पियर, 3/11 एम्पियर। अब अगर आपको करंट या विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो आप क्या करेंगे, यहां स्पेस है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप मैक्सिमम देखिए, I मैक्सिमम प्रवाहित कर सकते हैं, और एक बल्ब कितना ले रहा है, 3/11 एम्पियर। तो ऐसे कितने बल्ब मान के चल लेंगे हम लोग, N बल्ब। अब ये क्या आ जाएगा, I मैक्स 9, N बल्ब है, एक बल्ब कितना पावर ले रहा है, 3/11, कैंसिल करोगे 3 3 3 3 9, ये इंटू हो गया, N की वैल्यू कितनी आ गई, 33। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है स्टूडेंट, ऑप्शन जो है 33 सही है। हम अभी तक 4 क्वेश्चन इसमें किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पे 2 बल्ब है, ठीक है। बल्ब की रेटिंग इसी प्रकार से देते हैं, 2 इंफॉर्मेशन दिया रहता है, एक तो इसका पावर शक्ति और एक इसका विभवांतर, ठीक है। तो एक का है 200 वॉट, एक 250 वोल्ट पे, 100 वॉट 250 पे। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। मेन सप्लाई कौन सा है, मुख्य स्रोत 250 वोल्ट पर, और इसके द्वारा यानी क्या बोलता है, इन जो बल्ब हैं दोनों ही बल्ब के द्वारा शक्ति यानी पावर कितना कंज्यूम किया जा रहा है, ये आपको निकालना है। मैं आपको समझाता हूं, केस ऐसा है कि एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है। यहां पे मेन सप्लाई कितना है स्टूडेंट, तो मेन सप्लाई है 250 वोल्ट, ठीक। इस बल्ब का पावर बताओ जल्दी से, पहला वाला ये है 200 वॉट पे, और 250 इसका जो है मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है, और ये 100 वॉट 100 वॉट का है, 250 वोल्ट इसकी रेटिंग दी गई है। अब आपको यहां समझना है, यदि ये सीरीज में जुड़ा है श्रेणी क्रम में, तो इससे जो विद्युत धारा निकलेगी वो तो दोनों में ही जाएगी ना, समान विद्युत धारा। भाई श्रेणी में तो विद्युत धारा समान रहती है, आई यहां से प्लस से निकला और यहां तक आया श्रेणी में। अब क्या होगा हमें क्या करना है कैलकुलेशन, कि दोनों ही बल्ब के द्वारा इस 250 वोल्ट के लाइन से, मुख्य स्रोत से कितना पावर या शक्ति कंज्यूम किया गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस 200 वॉट वाले बल्ब का।
तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाई पी। अरे ये कैसे आया, आपको पता है ना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो आर इधर गया तो P इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 250 है, ध्यान देना, तो 250 का स्क्वायर बटे ये जो है पावर कितना है 200, 250 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस जो आएगा, प्रतिरोध जो आएगा वो आएगा 312.5 ओम। इसी प्रकार से 100 वाट के बल्ब का निकाल लेते हैं, अगेन यही फॉर्मूला, तो 250 का स्क्वायर बटे ये जो पावर है इसका कितना है, 100 वाट वाले बल्ब का 100 यूज करेंगे, और यहां से R100 जो आ रहा है, R100 ये आएगा 625 ओम। तो यहां पे आपने दोनों प्रतिरोध निकाल लिए, ये 200 वाट बल्ब का और ये किसका, 100 वाट का। अच्छा एक चीज आपको समझना चाहिए, जिस भी बल्ब का पावर ज्यादा है उसका प्रतिरोध क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो बल्ब हैं, यदि एक का जो पावर है 200 है और एक का 100 है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जिसका पावर कम है उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, आई निकालते हैं, यानी विद्युत धारा जो कुल है सब एक ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ओम का नियम से निकालेंगे इसको, V अपॉन आर। तो V यानी क्या है, पोटेंशियल मेन लाइन का कितना है 250, R ये किसका होगा, R इक्विवेलेंट। भाई यहां तो एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत विभवांतर है, R इक्विवेलेंट। सीरीज में क्या होता है, प्रतिरोध जुड़ते हैं, प्रतिरोध को जोड़ोगे तो किसको किसको जोड़ोगे, यहां जोड़ोगे 312.5 प्लस 625 और डिवाइड करोगे तो करंट आएगा यहाँ पे 0.2667 एम्पियर। ये कुल विद्युत धारा होगी या इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब पावर निकाल लें, तो पावर निकालेंगे किसका, 200 वाट वाले बल्ब का पावर का फॉर्मूला आपको एक यूज करना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आपको प्रतिरोध और विद्युत धारा दोनों पता है। तो आई स्क्वायर यानी 0.2667 का स्क्वायर, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है इसमें, इंटू आर कितना है प्रतिरोध, तो यहां पे जो प्रतिरोध रखना है 200 वाले का कितना है 312.5, तो पावर जो आएगा 200 वोल्ट का ये आएगा 22.22, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। अब 100 वाट वाले का क्या निकालोगे, विद्युत धारा 100 वाट में से भी वही जा रहा है, 0.2667 का स्क्वायर इंटू उसका प्रतिरोध 625, यहाँ पे आएगा 44.44 वाट। आपको क्या निकालना है, टोटल पावर, तो P टोटल 22.22 को 44.44 में, भाई दोनों का पावर ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 66.66 वाट, जो कि लगभग किसके इक्वल है, यहाँ ऑप्शन में देखो 67 वाट के। तो राइट आंसर क्या होगा, 67 वाट। ठीक है, थैंक यू।